नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। गूगल ने अपनी विविधता, समानता और समावेश (DEI) पहलों की समीक्षा के साथ ही विविधता आधारित नियुक्ति संबंधी लक्ष्यों को समाप्त कर दिया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में तापमान में गिरावट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वर्ण निवेश 2024 में 7% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। एक अध्ययन में भारत में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय प्रमुख संरक्षण कारकों को दिया गया। ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म में 10 नवीन कृषिगत उत्पाद शामिल किए गए। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर वित्तीय एवं वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाता है जो अमेरिकी नागरिकों या उसके इजराइल जैसे सहयोगियों की आईसीसी जांच में सहायता करते हैं। आइए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ये विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। अगर संस्थापक संधि की बात करें तो इसे रोम संविधि के माध्यम से स्थापित किया गया है। रोम संविधि को 1998 में अपनाया गया था तथा यह 2002 में प्रभावी हुई थी। आईसीसी द्वारा निपटाए जाने वाले अपराधों के प्रकार देखें तो इसमें नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध शामिल हैं। इसके 125 देश सदस्य हैं। आपको बता दें कि भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं। हालिया सदस्यों में 2019 में मलेशिया तथा 2025 में यूक्रेन शामिल हो गया है। इसके प्रबंधन की बात करें तो असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज न्यायालय का प्रबंधन, निगरानी और विधायी निकाय है। यह निकाय उन देशों के प्रतिनिधियों से बना है जिन्होंने रोम संविधि की पुष्टि की है या उसे स्वीकार कर लिया है। साथ ही आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं। चलिए अब आईसीसी के कामकाज में संरचनात्मक मुद्दे भी समझ लेते हैं। पक्षकार देशों के सहयोग पर अत्यधिक निर्भरता है क्योंकि आईसीसी के पास गिरफ्तारी और साक्ष्य संग्रह के लिए कार्यकारी शक्ति का अभाव है। बात करें राजनीतिक दबाव की तो यह अक्सर सत्ता की राजनीति और मानवाधिकारों के बीच फंस जाता है। इसके अलावा अक्सर कुछ देशों द्वारा विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खबर के अंत में चलिए जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे आईसीसी से किस प्रकार भिन्न है। आईसीजे की स्थापना 1945 में देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी मूलतः 2 भूमिकाएं होती है। पहली भूमिका है कि यह देशों के बीच उनके द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को सुलझाता है। इनमें संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन आदि शामिल हैं। इसके अलावा विधिवत, अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर सलाहकारी राय देना इसकी एक अन्य भूमिका है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। गूगल ने अपनी विविधता, समानता और समावेश DEI पहलों की समीक्षा के साथ ही विविधता आधारित नियुक्ति संबंधी लक्ष्यों को समाप्त कर दिया। हाल ही में मेटा, अमेज़न जैसी कंपनियां DEI पहलों को समाप्त कर रही हैं। चलिए खबर की शुरुआत में ये जानते हैं कि विविधता, समानता और समावेशन यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन DEI पहलों से क्या आशय है। DEI एक व्यापक शब्दावली है जिसका उपयोग उन नीतियों और पहलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो व्यक्तियों के विविध समूहों के प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी को बढ़ावा देती हैं, जैसे जेंडर, नस्ल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि। आइए कार्यस्थल पर DEI का महत्व को समझते हैं। इसके तहत भेदभाव न करने को प्राथमिकता दी गई है। यह एक मौलिक मानवाधिकार है जो गुणवत्तापूर्ण नियोजन और श्रमिक कल्याण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा
व्यवसाय विकास बढ़ा है। यह रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है। साथ ही यह कंपनियों में प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करता है और कंपनी में उनका बना रहना सुनिश्चित करता है। इससे कर्मचारी के जुड़ाव और कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रोत्साहन मिलता है। चलिए DEI पहलों में कटौती या समाप्त करने के प्रभाव जान लेते हैं। इसमें स्वाभाविक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना शामिल है, जिसमें DEI में कटौती से विचारों में एकरूपता हो सकती है, जिससे पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि AI में एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह। इसके अलावा कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं, जिसके तहत कर्मचारियों को अवसरों, पदोन्नति आदि तक पहुंचने में भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। DEI को बढ़ावा देने वाली पहले देखें तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 सिद्धांतों में से सिद्धांत क्रमांक 6 के अंतर्गत कंपनियों को नियोजन और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। जेंडर और दिव्यांगता पर लागू नेशन वर्कप्लेस कोटा या टारगेट्स अपनाना, जैसे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी में अपनाया गया है। आइए विविधता, समानता और समावेशन यानी कि DEI को समझते हैं। पहला है समावेशन, सभी के लिए समान अधिकार और सम्मान का अनुभव, जैसे कि निर्णय निर्माण में भागीदारी। दूसरा है विविधता, अलग अलग पृष्ठभूमियों और दृष्टिकोणों वाले व्यक्तियों की उपस्थिति एवं भागीदारी। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व रहा है, जैसे कि लैंगिकता, नस्ल आदि। तीसरा है समानता, अवसरों तक समान पहुंच और उचित, न्याय संगत एवं निष्पक्ष व्यवहार करना, जैसे कि समान वेतन। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में तापमान में गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ यानी WD निम्न दाब वाली गैर मानसूनी प्रणालियां हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और भारत में शीतकालीन वर्षा करते हैं। इसे स्थानीय रूप से महावात कहा जाता है। आपको बता दें कि इनके लिए विक्षोभ शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इन दाब प्रणालियों जैसे कि वाताग्र, अवदाब और चक्रवात के भीतर की पवन अस्थिर होती हैं। चलिए पहले पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र में विपरीत विशेषताओं वाली वायु राशियों के बीच परस्पर क्रिया के कारण बनता है। इसकी निर्माण प्रक्रिया जाने तो यूक्रेन पर मौजूद उच्च दाब क्षेत्र के चलते ठंडी ध्रुवीय पवनें गर्म क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है और चक्रवाती तूफान के लिए आदर्श दशाएं बन जाती हैं तथा पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट को देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ मध्य अक्षांश यानी 20 डिग्री अक्षांश से ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट के साथ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट ऊपरी वायुमंडल में 20 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली अत्यंत तीव्र विशाल पवन धारा यानी जेट स्ट्रीम है। आर्द्रता के स्रोत को समझें तो ये प्रणालियां भारत में पहुंचने से पहले अपने मार्ग में पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरते हुए उत्तर में स्थित कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में स्थित फारस की खाड़ी से अतिरिक्त आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। इसके अलावा हिमालय तक पहुंचने पर विक्षोभ अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे मैदानी इलाकों में वर्षा यानी पर्वतीय वर्षा और पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी होती है। आइए अब पश्चिमी विक्षोभ के लाभ भी जान लेते हैं। पहला है सूखे का शमन। ये मॉनसून पूर्व यानी मई जून में जल की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरा है शीतकाल में वर्षा। ये शीतकाल में वार्षिक वर्षा में लगभग 5 से 10% का योगदान करते हैं। तीसरा है फसल हेतु लाभकारी। ये रबी फसलों को आवश्यक आर्द्रता प्रदान करते हैं। चौथा है ग्लेशियर पुनः पूर्ति। इनसे हिमालयी हिम नदीय क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। इससे ग्लेशियर का अस्तित्व बना रहता है और नदियों में जल प्रवाह बना रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वर्ण निवेश 2024 में 60% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि भारत और चीन में बड़े निवेश ने यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्लो डाउन को दूर करने में मदद की है।
आइए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक मांग को देखें तो 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार इसमें 25% की वृद्धि हुई है, जबकि निवेश मांग में 29% की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं वैश्विक आपूर्ति में मुख्य रूप से खदानों से होने वाले उत्पादन एवं पुनर्चक्रण के कारण इसमें 1% की वृद्धि हुई है। 2025 के लिए आउटलुक को देखा जाए तो सेंट्रल बैंक्स और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मांग को बढ़ा सकते हैं, तथा भारत की स्थिति का आकलन करें तो आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 73 टन सोना भंडारित किया है। इससे सोने का हिस्सा रिकॉर्ड 11% तक बढ़ गया है। आइए अब भारत में सोने की मांग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक भी समझ लेते हैं। इनमें सबसे पहला कारक है समृद्धि एवं सामाजिक रुतबे का प्रतीक। भारत में सोना अनुष्ठानों और परंपराओं का अभिन्न अंग है। जैसे हिंदू और जैन परंपराओं में इसे एक पवित्र धातु माना जाता है। निवेश और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे पोर्टेबिलिटी में रखने के दृष्टिकोण से महत्व दिया जाता है। वहीं शादियों में वार्षिक सोने की मांग का 50% हिस्सा विवाह संबंधी खरीदारी से आता है। चलिए स्वर्ण संसाधन की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। भारत की स्थिति को देखा जाए तो 2022 के खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर स्वर्ण अयस्क के दृष्टिकोण से सबसे बड़े संसाधन लगभग 44% बिहार में अवस्थित है। इसके बाद राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश क्रमश 3% तथा 2% की उपलब्धता के साथ झारखंड का स्थान है। वैश्विक की बात करें तो स्वर्ण भंडार के प्रमुख धारकों में सबसे अधिक धारक क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, चीन, स्विट्जरलैंड, भारत और जापान का स्थान आता है। शीर्ष निर्यातकों को देखें तो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन 2023 के अनुसार जर्मनी शीर्ष निर्यातक देश है। इसके बाद यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान है। आखिर में चलिए अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC के बारे में भी जान लेते हैं। इसे 1987 में विश्व की अग्रणी स्वर्ण खनन कंपनियों द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य स्वर्ण को एक रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में बढ़ावा देना तथा एक जिम्मेदार, पारदर्शी और सुलभ स्वर्ण आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। अगर सदस्यता की बात करें तो इसकी 32 स्वर्ण खनन कंपनियां सदस्य हैं और 45 से अधिक देश परिचालनरत हैं। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन में भारत में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय प्रमुख संरक्षण कारकों को दिया गया। आपको बता दें कि भारत से लगभग 90% बाघ आबादी अपने ऐतिहासिक पर्यावास क्षेत्र से विलुप्त हो गई थी। हालांकि संरक्षण प्रयासों से इनकी संख्या फिर से बढ़ रही है। वर्तमान में वैश्विक बाघ आबादी का लगभग 75% भारत में है। इसके अलावा वर्ष 2022 में भारत ने देश में बाघों की आबादी को सफलतापूर्वक 2 गुना कर लिया था। इसे TX2 लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार भारत में बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व होने के बावजूद भी भारत ने ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के लक्ष्य को हासिल किया है। चलिए खबर की शुरुआत में सबसे पहले अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बाघ अधिकृत क्षेत्रों यानी टाइगर ऑक्युपाइड एरियाज में वृद्धि हुई है। इसमें 2006 से 2018 तक 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र के साथ लगभग 30% की वृद्धि हुई है। इसके संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो बाघ अधिकृत 85% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और मानव बाघ सह अस्तित्व को देखा जाए तो बाघों के 45% पर्यावास क्षेत्रों में लगभग 60 मिलियन लोग रह रहे हैं। चलिए अब बाघों के संरक्षण की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक भी जान लेते हैं। इनमें पहला है भूमि पृथक्करण और भूमि साझाकरण। ये दोनों ही संतुलित रणनीतियां हैं। भूमि पृथक्करण यानी कि लैंड स्पेयरिंग रणनीति के तहत संरक्षण उद्देश्यों से कुछ क्षेत्रों को मानव गतिविधि मुक्त रखा जाता है, जैसे टाइगर रिजर्व या अभयारण्य। वहीं कुछ बाघ टाइगर रिजर्व और अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलकर बहुउद्देशीय जंगलों और क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। इन जगहों पर बाघ और इंसान सह अस्तित्व में रहते हैं। इन्हें भूमि साझाकरण यानी लैंड शेयरिंग क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है सामाजिक राजनीतिक स्थिरता।
इसने वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दिया है, जिसका प्रमाण मानव वन्यजीव संघर्ष नियंत्रण के बाद टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि है। उदाहरण के लिए नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अमराबाद और सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। तीसरा है सामुदायिक दृष्टिकोण। केवल कम मानवीय घनत्व ही नहीं बल्कि बड़े मांसाहारियों के प्रति समुदाय की सहिष्णुता भी बाघों की संख्या में वृद्धि के कारक है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। आइए अब बाघों की संख्या में वृद्धि का क्या महत्व है ये समझते हैं। बाघ पारिस्थितिकी तंत्र में फ्लैगशिप एवं अम्ब्रेला प्रजाति है। इससे अन्य मेगाफोना और पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है। इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और आक्रामक प्रजातियों के प्रति जैविक प्रतिरोध में लाभ मिलता है। आइए आखिर में भारत में बाघ संरक्षण के लिए किए गए प्रयास भी देख लेते हैं। सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जो भारत में बाघों के स्वस्थानीय संरक्षण के लिए एक बुनियादी पहल है। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया, जो कि बाघों का संरक्षण और निगरानी संबंधी देखरेख करने वाली एक वैधानिक संस्था है। इसके अलावा एम-स्ट्रिप्स यानी स्ट्रिप्स प्रोग्राम चलाया गया। ये बाघों की निगरानी को बढ़ाने एवं डेटा संग्रह करने वाली एक डिजिटल प्रणाली है। इसके अलावा 4 वर्षीय सर्वेक्षण 2006 शुरू हुआ था। ये बाघों के वितरण और पर्यावास गुणवत्ता का आकलन करने वाले नियमित सर्वेक्षण हैं। चलिए रुख करते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म में 10 नवीन कृषिगत उत्पाद शामिल किए गए। इन 10 नए उत्पादों को शामिल करने के साथ ही ई-नाम प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की संख्या 231 तक पहुंच गई है। इन नए उत्पादों में चने का आटा, सूखी तुलसी की पत्तियां, ड्रैगन फ्रूट आदि शामिल है। इस निर्णय से किसान उत्पादक संगठनों यानी FAOs को मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे हींग, भुने हुए चने का आटा आदि के विपणन में भी मदद मिलेगी। आइए ई-नाम के बारे में जान लेते हैं। ई-नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा APMC मंडियों को आपस में जोड़ता है, साथ ही कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई समानांतर विपणन प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह मौजूदा APMC मंडियों की भौतिक अवसंरचनाओं का उपयोग करता है। कृषि उपज बाजार समितियां यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज APMCs कृषि उपज बाजार विनियमन अधिनियम 1963 के तहत बनाए गए राज्य APMCs अधिनियमों द्वारा शासित होती हैं। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। APMC मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत करने के लिए संबंधित राज्यों को APMC अधिनियम में 3 सुधार करने होते हैं, जिनमें एकीकृत सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस, बाजार शुल्क का एकल बिंदु पर संग्रहण तथा मूल्य निर्धारण के तरीके के रूप में ई-नीलामी, ई-ट्रेडिंग जैसे सुधार शामिल हैं। चलिए ई-नाम के लाभ जानते हैं। पहला है बाजार तक पहुंच में सुधार। यह क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सूचना संबंधी असंतुलन को दूर करता है। दूसरा है रियल टाइम में मूल्य खोज। यह वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। तीसरा है पारदर्शिता। इससे उपज की गुणवत्ता के आधार पर नीलामी प्रक्रिया और समय पर ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित होता है। आइए अब कृषि क्षेत्र में अन्य डिजिटल मार्केटिंग पहले भी जान लेते हैं। पहला है मैनेज, नवाचार और कृषि उद्यमिता केंद्र यानी CIA। यह कृषि संबंधी स्टार्टअप्स को डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण प्रदान करता है। दूसरा है कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना यानी एग्मार्गनेट। यह कृषि विपणन अवसंरचना के लिए G2C ई-गवर्नेंस पोर्टल है। तीसरा है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI। यह कृषि के लिए बाजार संबंधी जानकारी प्रदान करता है। चौथा है ITC ई-चौपाल। यह किसान और उपभोक्ता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को सुगम बनाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे ग्रीस की, जिसकी राजधानी एथेंस है। हाल ही में ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप पर भूकंप की कई घटनाएं दर्ज की गई। आइए सबसे पहले ग्रीस के बारे में जान लेते हैं।
इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। इसकी सीमावर्ती राष्ट्र देखें तो इसकी स्थलीय सीमाएं अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्व में तुर्की और मैसेडोनिया गणराज्य से लगती हैं। इसका प्रमुख जल निकाय देखें तो इसके पूर्व में एजियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में आयोनियन सागर अवस्थित है। इसकी समुद्री सीमाएं साइप्रस, मिस्र, इटली और लीबिया से लगती हैं। आइए अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं भी जान लेते हैं। इसका मुख्य पर्वत पिंडोस पर्वत है। यह मुख्य भूमि ग्रीस का कोर बनाने वाली केंद्रीय पर्वत श्रृंखला है। इसका उच्चतम बिंदु माउंट ओलंपस है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है। अन्य विशेषताओं में कोरिंथ स्थल संधि शामिल है। पेलोपोनीसोस को मुख्य भूमि ग्रीस से जोड़ता है। थर्मोपाइलेस मध्य ग्रीस में एक संकीर्ण तटीय दर्रा है। आपको बता दें कि क्रेते ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक पहला कंगारू भ्रूण तैयार किया गया। इससे शिशुधानी प्रजातियों की रक्षा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ला लीना की परिघटना के बावजूद भी 2025 का जनवरी महीना अब तक का सबसे गर्म जनवरी महीना रहा है। ला लीना एक जलवायु संबंधी परिघटना है। इसमें अल नीनो के विपरीत दशाएं होती हैं। ब्रायोसफाइलस भाराटिकस वंश की एक नई वाटर फली प्रजाति यानी कि क्रस्टेशियन पाई गई है। ये अधिकतर जलीय अर्थ्रोपोड्स होते हैं। इसमें श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं। आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य शतावरी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात संरचना या स्ट्रक्चर की पहचान की है। इसे क्विपू नाम दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका MRLS के लिए गोला बारूद खरीद हेतु 10,147 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका विकासकर्ता रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद इजराइल भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हट गया। इजराइल ने इसका कारण उसके खिलाफ पूर्वाग्रह बताया। प्रकाश प्रदूषण के चलते अटाकामा मरुस्थल में स्थापित विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई। यह उत्तरी चिली यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह मरुस्थल एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।